नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप माउंट आबू घूमने का प्लान कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि माउंट आबू की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस क्या क्या हैं, तो आज हम आपको माउंट आबू के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे माउंट आबू के उन सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की ओर जिन्हें आपको माउंट आबू टूर के दौरान ज़रूर देखना चाहिए, और उन सभी प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे जिससे कि आपको घर बैठे ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ माउंट आबू घूम रहे हैं। इसके अलावा हम आपको जानकारी भी देंगे कि कैसे आप माउंट आबू के लिए पहुंच सकते हैं, किस तरह की होटल फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़ यहां पर अवेलेबल हैं, जहां पर आप बजट फ्रेंडली तरीके से रुक सकते हैं और अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं। साथ ही हम आपको जानकारी देंगे रेंटल बाइक और स्कूटी के बारे में कि यहाँ पर किस तरह से आप रेंटल बाइक और स्कूटी लेकर पूरे माउंट आबू को घूम सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही ये भी जानकारी देंगे कि कितने दिन की आपको आवश्यकता होगी माउंट आबू टूर के दौरान। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं माउंट आबू। तो माउंट आबू के इस टूर के दौरान जो स्थान हम घूमेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम चलेंगे गुरु शिखर के लिए, जो कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट आबू की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस। इसके बाद हम चलेंगे हनीमून पॉइंट के लिए, जो कि एक खूबसूरत व्यू पॉइंट है और कपल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। हनीमून पॉइंट के बाद हम चलेंगे नक्की झील के लिए, जो कि माउंट आबू की एक खूबसूरत झील है। फिर हम चलेंगे टॉड रॉक के लिए, जहां से माउंट आबू का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। टॉड रॉक के बाद हम चलेंगे अचलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। अचलेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे वैक्स म्यूजियम के लिए, जहां पर नेता अभिनेता के खूबसूरत स्टैचूज़ हैं जो कि बिल्कुल हूबहू नज़र आते हैं उन्हीं के जैसे, और ये सभी पुतले मोम के बने हुए हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम है जिसे हम देखेंगे। लेकिन बस इतना ही नहीं, माउंट आबू में और भी कई सारे ऐसे स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे, जो कि हमारी जर्नी को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और मेमोरेबल बनाएंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले स्थान को एक्सप्लोर करते हैं, जो कि है गुरु शिखर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गुरु शिखर पहुंचने के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, गुरु शिखर का डिस्टेंस माउंट आबू बस स्टैंड से 16 किलोमीटर का है। गुरु शिखर तक पहुंचने के लिए आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पास अपनी बाइक हो, स्कूटी हो या आपकी पर्सनल कार। वहाँ जाने के लिए आपको पर्सनल व्हीकल की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अगर आप माउंट आबू घूमने आए हैं और अगर आपके पास ऐसा कोई भी व्हीकल नहीं है, तो भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेंट पर, किराए पर आपको व्हीकल्स मिल जाते हैं। अगर आप कोई पर्सनल कार बुक करना चाहते हैं तो भी आप बुक कर सकते हैं। अगर आपको कोई बाइक चाहिए रेंट पर तो वो भी आपको मिल जाएगी। अगर उससे भी आपको सस्ता कुछ चाहिए जैसे कि स्कूटी वगैरह, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। भैया कितने का पड़ता है ये बुलेट? और मतलब स्कूटी के रेट क्या है? एक्टिवा 200 रुपये, और ये दूसरी गाड़ी ये भी 400 रुपये। स्कूटी, बाइक या कार सभी के जो रेंट होते हैं वो अलग होते हैं, और ये सीज़न वाइज इनके जो रेंट है वो बदलते रहते हैं। तो आपको सीज़न के अनुसार चेक करना होता है कि यहाँ पर कितने प्राइस पर आपको बाइक, स्कूटी या फिर कार मिल रही है। गुरु शिखर का रास्ता काफ़ी अच्छा है, पूरा रास्ता हरियाली से भरा हुआ है, और इस रास्ते से गुजरते वक्त आपको किसी एडवेंचर स्पोर्ट की फीलिंग आएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरु शिखर जाने वाले मार्ग पर आपको एक छोटा सा टोल गेट नज़र आता है, जिसके यहाँ पर आपको एक छोटा सा शुल्क देना होता है, जो कि है 20 रुपये अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप किसी 2 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद ये शुल्क आपको नहीं देना होता। तो अब हम पहुँच चुके हैं गुरु शिखर के सबसे ऊपरी भाग में। यहाँ से जो नज़ारा हमें नज़र आता है वो काफ़ी अच्छा है। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी हाइट समुद्र तल से लगभग 1722 मीटर की है, जिसे अगर हम फीट में बोलें तो इसकी हाइट होगी 5653 फीट्स की। गुरु शिखर की इतनी ज़्यादा हाइट होने से ये बात तो स्वाभाविक है कि यहाँ जब हम पहुँचते हैं, चाहे वो गर्मियों का सीज़न क्यों ना हो, हमें यहाँ ठंड का अनुभव होता है। ये जो सामने देख रहे हो गुरु दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है।
गुरु दत्तात्रेय भगवान ऋग्वेद काल के अंदर सप्त ऋषि मंडल है, जिसमें गुरु अत्रि भी है, ऋषि वशिष्ठ भी है, भारद्वाज भी है। उनमें से गुरु अत्रि थे और माता अनुसुईया जी थी, उनके पुत्र हैं ये गुरु दत्तात्रेय भगवान। ये जो अपनी गुरु शिखर है, दुनिया की सबसे प्राचीन श्रृंखला अरावली पर्वतमाला, उसकी सर्वोच्च चोटी है, राजस्थान के अंदर है। और माउंट आबू पर्वत है पूरा अपना, यह पूरा आबू पर्वत है, इसको आबू राज के नाम से जानते हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर के अंदर एक गुफा है, तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। तो देखिए मंदिर के अंदर एंटर करते ही हमें कुछ गुफानुमा आकृतियां नज़र आ रही हैं। मंदिर देखिए चट्टानों के बीचों बीच बनाया गया है। देखिए मंदिर परिसर अंदर से काफ़ी अच्छा है। अब हमें जाना है ऊपर की ओर। देखिए मंदिर जाने का रास्ता यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ हमें पंडित जी ऊपर की तरफ गाइड कर रहे हैं और अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं इन सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए। देखिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर है भगवान दत्तात्रेय की प्रतिमा जो कि यहाँ पर स्थापित है। नीचे भगवान शंकर का शिवलिंग भी स्थापित है। यहाँ से हम भगवान के दर्शन करके आगे की ओर बढ़ेंगे। ये है गुफा का मार्ग। गुफा ज़्यादा बड़ी नहीं है और नेचुरल है, लेकिन इसके ऊपर कलर कर दिया गया है, इस वजह से आपको इस तरह से ये दिखाई दे रही है। जिस स्पॉट पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय की चरण पादुकाएं हैं। ये वो स्पॉट है। ये जो मंदिर नुमा आपको आकृति दिख रही है, यहाँ पर चरण पादुकाएं अंदर से आपको दिखाते हैं। वैसे यहाँ पर एक घंटा लगा हुआ है जिसको 3 बार बजाने पर आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए हम भी बजाते हैं इस घंटे को 3 बार और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। घंटा बजाने के बाद आपको बहुत ही तीव्र ध्वनि सुनाई देती है जो कि पूरे के पूरे गुरु शिखर में फैल जाती है। तो अब हम आ चुके हैं उस स्पॉट पर जहां से हम गुरु दत्तात्रेय की चरण पादुकाओं के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये भी एक गुफा के अंदर ही बना हुआ है। गुफा का आकृति है जहां पर अंदर ही चरण पादुकाएं आपको दिखाई देंगी। माउंट आबू में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिसका नाम है हनीमून पॉइंट। एक ऐसी जगह है जहाँ पर कपल्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। अब ऊपर क्या है, मंदिर है। जो नए नए कपल्स होते हैं या फिर जो लोग कपल्स में आते हैं यहाँ पर, ऊपर तो मंदिर है, अभी आपको शायद यहाँ से दिखाई न दे। अभी ऊपर मंदिर में जाएंगे, गणेश जी का मंदिर है और ये है हनीमून पॉइंट। तो देखिए यहाँ से हनीमून पॉइंट से नीचे की ओर देखिए बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। यहाँ थोड़ा नीचे आकर हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा नज़ारे की डिटेलिंग हमें यहाँ से नज़र आ रही है। ऊपर से देखा था तो काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन नीचे से आए तो और अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप बादलों को छू सकते हैं, बादल आपसे क्रॉस हो सकते हैं। जो बादलों की शुरुआत है वो यहाँ से हो चुकी है। देखिए ये है हनीमून पॉइंट का अंदरूनी हिस्सा। मतलब अगर इसके अंदर हम चलेंगे पॉइंट के अंदर तो इस तरह का नज़ारा आपको नज़र आएगा। काफ़ी नेचुरल, काफ़ी हरियाली से भरपूर है। लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा धीरे से आना होगा क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर नहीं है, यहाँ पर कोई डोली नहीं है, कोई दीवार नहीं। अगर आप गिरे तो डायरेक्ट खाई में आप जाएंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा बच के आइएगा। तो अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये है हनीमून पॉइंट हमारे सामने और काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है। लेकिन यहाँ नीचे देखिए कितना बिल्कुल नेचुरल वे में ये नीचे सीढ़ियाँ जाते हुए, लेकिन अब इन सीढ़ियाँ पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है एक तरह से, तो नीचे नहीं जाया जा सकता। पहले शायद यहाँ पर नीचे जो झरना बह रहा है वहाँ तक जाने का रास्ता हुआ करता होगा। देखिए हनीमून पॉइंट पे आपको कई तरह की गुफाएं नजर आएगी। देखिए बिल्कुल नेचुरल तरीके से गुफाएं बनी हुई हैं यहाँ पर और भी एक ही गुफा नहीं है, और भी कई सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि आपको गुफा जैसे प्रतीत होंगे। ये जो पीछे का स्ट्रक्चर आप देखिए कितना अच्छा व्यूइंग पॉइंट बन रहा है। यहाँ से यहाँ पर कपल्स आया करते हैं हनीमून के लिए, और भी अच्छी जगह है, फैमिली के साथ भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम वापस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं देखिए, लेकिन जाते जाते कुछ एक और नया रास्ता नजर आता है जो कि आपको नीचे की ओर लेके जाता है। ये एक्चुअल में ऐसा प्लेस है जो कि आपको एक प्राइवेसी देता है। आप हनीमून के लिए आए हैं, कपल्स में आए हैं, तो आपको एक प्राइवेसी देता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप एकांत में बैठ सकते हैं। हनीमून पॉइंट से मैं आपको एक 360 व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये है हनीमून पॉइंट और यहाँ है ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये है लवर्स पॉइंट। और यहाँ नीचे देखिए बहुत ही सुंदर सा वातावरण है, बहुत ही सुंदर सा सीन है। और ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो स्पेशल सा स्ट्रक्चर रॉक का, ये है हनीमून पॉइंट। हनीमून पॉइंट पे जो रॉक आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आपको गणेश जी की आकृति साक्षात नजर आएंगी। ये जो 2 होल्स देख रहे हैं, इसे इमेजिन कीजिए कि गणेश जी की 2 आंखें हैं और बीच में जो ये एस की आकृति बनी हुई है, इससे ये इमेजिन कीजिए कि ये है गणेश जी की सूंड। और फिर इनको तीनों को मिलाकर देखने की कोशिश कीजिए, आपको गणेश जी की आकृति पूरी तरह नजर आ जाएगी।
हाँ आंटी जी गणेश जी को देखा होगा तो चूहा जब मूर्ति बोलते हैं चूहा बोलते हैं ना अपने चन्नों में रहते ठीक है वो देखो ऊपर चूहा बैठा हुआ है। अच्छा तो अब हमने हनीमून पॉइंट से तो खूबसूरत नज़ारा एंजॉय कर लिया है। अब हम जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर, जो कि थोड़ा सा टॉप ऑफ हिल पर बना हुआ है, पहाड़ की ऊंचाई पर है, काफ़ी अच्छी जगह है। उसके बाद हम जाएंगे लवर्स पॉइंट तक। लवर्स पॉइंट वो जगह है जहाँ पर लवर्स आया करते हैं, वो जगह आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं गणेश जी के मंदिर। देखिए काफ़ी अच्छा सा रास्ता है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग आया करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। जो नए कपल्स हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही हनीमून पॉइंट तक जाया करते हैं। देखिए मंदिर काफ़ी अच्छा सा है, बाहर से देखें तो काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है। और फिर अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर, यहाँ पर गणेश जी महाराज के दर्शन करेंगे और फिर चलेंगे लवर्स पॉइंट को देखने। देखिए यहाँ पर गणेश जी विराजमान है, भगवान गणेश जी की ये प्रतिमा है जो हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। हम यहाँ पर दर्शन करने के बाद चलते हैं लवर्स पॉइंट की तरफ। देखिए ये है लवर्स पॉइंट, जो कि हनीमून पॉइंट के पास ही स्थित है। लेकिन लवर्स पॉइंट का रास्ता हनीमून पॉइंट से अलग है। हनीमून पॉइंट थोड़ा सा बाद में आता है, लवर्स पॉइंट उससे पहले ही आ जाता है। वहाँ से भी आपको सिमिलर व्यू ही नज़र आएगा जैसे कि आपको हनीमून पॉइंट से नज़र आता है। हनीमून पॉइंट नक्की झील के बिल्कुल अपोजिट में स्थित है, यानी कि अगर आप नक्की झील गए हैं तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में हनीमून पॉइंट आपको दिखाई देगा। एक बहुत ही अच्छा सा रास्ता है जिसे पार करके आप पहुंच सकते हैं हनीमून पॉइंट। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है नक्की झील से और आप पहुंच जाएंगे हनीमून पॉइंट। अगर आप 2 व्हीलर से आए हैं, 4 व्हीलर से आए हैं तो यहाँ पार्किंग की भी सुविधा आपको दिख जाएगी। हनीमून पॉइंट को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आ चुके हैं नक्की झील के किनारे, जो कि माउंट आबू की एक बहुत ही खूबसूरत झील है और यहाँ हम बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग का चार्ज वेरी करता है कि हम किस तरह की बोट को चूज़ करते हैं। हालांकि एक नॉर्मल प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 200 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है, लेकिन ये प्राइजेज़ इन फ्यूचर चेंज हो सकते हैं, तो आप करंट प्राइजेज़ की जानकारी ऑन स्पॉट ले सकते हैं। नक्की झील के नाम के बारे में एक पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि नक्की झील देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाई है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है नक्की झील। नक्की यानी कि नाखून और नाखून से बनी हुई झील। नक्की झील के पास ही एक रास्ता जाता है जो कि आपको टॉड रॉक तक लेके जाता है, जो कि पहाड़ के ऊपर स्थित है। तो अगर आपको कभी टॉड रॉक जाना है तो इस रास्ते से आप जाइए। यहाँ पर कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है। तो यहाँ से शुरू होता है टॉड रॉक का रास्ता। ये सीढ़ियाँ हमें सीधे टॉड रॉक के लेके जाएंगी। ये बहुत सारी स्टेप हैं, पूरे माउंटेन पे जाकर खत्म होती है और यहाँ से आपको नक्की झील दिख रही होगी। टॉड रॉक जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर और नेचुरल है। देखिए इन सीढ़ियों के चारों तरफ आपको पेड़ पौधे नजर आएंगे और इतना हरियाली से भरा ये रास्ता है कि यहाँ आने के बाद आपका मन पूरी तरह प्रसन्न हो जाएगा। टॉड रॉक के रास्ते पर ऊपर चढ़ते हुए हमें एक स्मारक, एक ऐसी जगह नजर आती है जो कि है चंपा केव्स। स्मारक नहीं कहेंगे इसको, केव्स बोलेंगे। एक गुफा है। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे मेडिटेशन किया था कुछ हफ्तों के लिए 1891 में। और वो जगह कौन सी है? ये है जगह। ये देखिए ये एक गुफानुमा आकृति है, काफी पुरानी जगह है। देखिए ये पुरानी टंकी रखी हुई है यहाँ पर और ये है केव। देखिए गुफा है और एक्चुअल में ये गुफा ही है, कोई ये बनाया हुआ मकान नहीं है। ये देखिए अंदर से भी आप देख पाएंगे ये गुफा है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था। गुफा काफी लंबी है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर ये एंड होती है। अगर हम देखें तो यहाँ एक तरह का रूम क्रिएट हो गया, एक कमरा क्रिएट हो गया इस गुफा में और यहाँ पर भी ये गुफा है और यहाँ पर अंदर मंदिर जैसा हमें कुछ नजर आ रहा है। वैसे ये भी एक गुफा ही है, बिल्कुल प्राकृतिक एक नेचुरल गुफा है। और यही गुफा के पास है हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद की गुफा देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ सीढ़ियों से बढ़ते हुए। काफी सुंदर सा एक बहुत ही प्राकृतिक माहौल हमें यहाँ नजर आ रहा है। तब हम पहुंच चुके हैं टॉड रॉक के पास में। इसको यहाँ से देखें तो एक अलग ही बिल्कुल आपको एक टॉड की आकृति नजर आएगी। टॉड का मतलब होता है मेंढक। ये देखिए एक तरह से ऐसा लगेगा आपको कि ये मेंढक बैठा हुआ है। थोड़ा सा आपको यहाँ देखिए बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा रॉक है जो कि जैसे कि ऊपर का आपको सिर दिख रहा होगा और ये नीचे का बॉडी पार्ट दिख रहा होगा। ये एक टॉड का पार्ट है। यहाँ से थोड़ा सा साइड में से देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से कैसा लगता है। देखिए साइड व्यू से हम देखें टॉड रॉक कुछ इस तरह का नजर आता है। यहाँ से देखिए थोड़ा सा यहाँ से आके देखेंगे तो परफेक्टली एक मेंढक बैठा हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा।
और यहाँ पर एक शॉप लगाई हुई है, अगर आप कुछ चाहें मैगी वगैरह कुछ खाना तो आप यहाँ पर खा सकते हैं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से आपको बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिखने वाला है। ये है नक्की झील और ये है टॉड रॉक। अभी हम टॉड रॉक पे खड़े हैं। यहाँ से जो हम 360 व्यू आपको दिखाने वाले हैं वो बहुत ही सुंदर आ रहा है। यहाँ से नक्की झील के साथ पूरा का पूरा माउंट आबू आपको एक साथ नजर आएगा। नीचे बोट्स है और यहाँ पर शिखर है और यहाँ से देखिए बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। 360 देखिए, हम यहाँ से 360 दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से ये नज़ारा नजर आता है। टॉड रॉक पे हमें बहुत सारे ट्रैवलर्स, बहुत सारे दर्शनार्थी, बहुत सारे ऐसे विजिटर्स मिलते हैं जो कि अभी सारे के सारे लोग यहाँ पर गुजरात से आए हैं। कुछ यहाँ से 800 किलोमीटर है गांव, आपने क्या बताया था? शासन से आए हैं और सभी लोग बहुत यहाँ पर आके खुश हैं। काफी अच्छा नज़ारा है यहाँ से दिखाई दे रहा है। थैंक यू। माउंट आबू ट्रिप के दौरान एक बहुत अच्छी जगह है जो कि आपको यहाँ देखनी चाहिए, वो है अचलगढ़ फोर्ट और अचलगढ़ मंदिर। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही ज्यादा पुराने मंदिर है, कई सदियों पुराने इस मंदिर को बनाया गया था। और ये जो अचलगढ़ फोर्ट है इसे महाराणा कुंभा ने लगभग 550 साल पहले बनवाया था। सबसे पहले तो मैं आपको अचलेश्वर महादेव और अचलगढ़ फोर्ट की लोकेशन के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दे दूं कि अचलगढ़ फोर्ट 10 से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है माउंट आबू बस स्टैंड से, जो कि गुरु शिखर जाने वाले मार्ग पर ही पड़ता है। तो अब ये है सदियों पुराना वो प्राचीन मंदिर जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। यही वो मंदिर है जहां पर है ब्रह्म खाई, जो अभी हम देखने वाले हैं। देखिए मंदिर बहुत ही प्राचीन है, इसके स्ट्रक्चर को देखकर आप पता लगा सकते हैं। तो अब ये है वो ब्रह्म खाई। देखिए यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर आपको नज़र आएगी ब्रह्म खाई। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अंगूठा कहाँ है, तो देखिए ये है वो अंगूठा जो यहाँ पर ब्रह्म खाई के यहाँ पर हमें दिखाई देता है। यहाँ मंदिर के अंदर और भी प्राचीन मंदिर हैं जो कि आपको देखने चाहिए। देखिए मंदिर प्रांगण काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर स्थित एक मंदिर ऐसा है जो कि एक मुगल शासक ने बनवाया है भगवान शिव के प्रकोप को देखते हुए। इस मंदिर के पीछे एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है जो भी हम आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप इस मंदिर को देखिए। ये मंदिर बनाया गया था एक मुगल शासक द्वारा। इस मंदिर में कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। इस मंदिर के आर्किटेक्चर को आप देखिए, कोई भी मूर्ति स्थापना यहाँ पर नहीं की गई। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर स्थापित नंदी बैल के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा कि नंदी बैल पंच धातु के बने हुए हैं, पूरी तरह सॉलिड हैं और इनका वेट है 4 टन। तो कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। जब एक मुगल शासक इस मंदिर पर अटैक करने आता है, इस मंदिर को ध्वस्त करने आता है, तो उसकी नज़र यहाँ पर स्थापित नंदी बैल पर पड़ती है जो कि पंच धातु से बने हुए हैं। तो वो बोलता है अपनी सेना से कि इस नंदी को भी हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तो सेना को आदेश देता है कि इस नंदी बैल को उखाड़ो और हम अपने साथ लेके चलेंगे। तो सेना के कुछ लोग नंदी बैल पर भाले से प्रहार करने लगते हैं नंदी बैल को उखाड़ने के उद्देश्य से। लेकिन भगवान शिव के प्रकोप स्वरूप नंदी बैल पर जब एक होल होता है उस भाले से, तो उस होल से, उस छेद से कुछ ऐसे जहरीले भंवरे निकलते हैं, कुछ ऐसी जहरीली मधुमक्खियां निकलती है जो कि सेना पर धावा बोल देती है। सेना डरकर भाग जाती है, लेकिन जो मुगल शासक था वो भगवान से प्रभावित होकर इस मंदिर को ध्वस्त करना रोक देता है और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाता है जो अभी हमने आपको दिखाया। मंदिर के अंदर ही एक ऐसी बावड़ी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, इसका पानी कभी नहीं सूखता। देखिए बहुत ही प्राचीन ये बावड़ी है। यहाँ पर कुछ शिलालेख भी लिखा हुआ है जिसमें कुछ अलग भाषा में इस बावड़ी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो अब इस बावड़ी को देखने के बाद हम चलने वाले हैं अचलगढ़ फोर्ट को देखने के लिए, जो कि बहुत ही पुराना है, जिसे परमार शासकों द्वारा बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण कराया गया महाराणा कुंभा द्वारा। देखिए अभी जो आप महलनुमा आकृतियां देख रहे हैं ये अचलगढ़ फोर्ट नहीं है, ये है ऋषि मुनि के मठ। यहाँ पर रहा करते थे ऋषि मुनि पुराने टाइम पे। देखिए जानकारी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि कई लोग इन मठ स्थल को अचलगढ़ फोर्ट बता देते हैं, जबकि ये अचलगढ़ फोर्ट नहीं है। अचलगढ़ फोर्ट पहाड़ी पर स्थित है। देखिए उस एंगल से तो हमें अचलगढ़ फोर्ट ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ जहां से अचलगढ़ फोर्ट हमें ठीक से दिखाई देगा। देखिए जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये पुराने टाइम पर ऋषि मुनियों की तपोस्थली हुआ करती थी। यहाँ पर ऋषि मुनि
यज्ञ किया करते थे। और एक छोटी सी कहानी और मैं यहाँ पर आपको सुनाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर 3 भैंसे हुआ करते थे जो कि एक्चुअल में राक्षस थे, जो कि यहाँ पर ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न बाधा डालने का काम किया करते थे। तो ऋषि मुनियों ने जो यहाँ के राजा थे उनसे कंप्लेन करी और राजा ने फिर एक ही बाण में तीनों भैंसों का अंत कर दिया। यहाँ पर आप तीनों भैंसों के स्टैचू देखिए, उसमें आपको होल नजर आएंगे, छेद नजर आएंगे, तीनों को एक ही सीध में आपको होल नजर आएंगे कि कैसे राजा ने इनको मारा था। ये उनके स्मारक बना रखे। देखिए यहाँ पे होल आपको दिख रहा होगा, ये बीच वाला है, यहाँ पर भी आपको होल दिख रहा होगा, देखिए होल है, और ये तीसरे में भी आपको होल दिख रहा होगा। एक ही बाण में राजा ने इन तीनों भैंसों को मार दिया जो कि ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न बाधा डाला करते थे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से खूबसूरत सा नज़ारा और अचलगढ़ फोर्ट। देखिए बहुत ही सुंदर सा तालाब है, यहाँ पर लोगों ने घर भी बनाए हुए हैं और ये हैं वो 3 भैंसों के स्टैचू जिन्हें राजा ने मार गिराया। तो अब यहाँ पहाड़ के ऊपर आप अचलगढ़ फोर्ट को बड़ी आसानी से देख पाएंगे। बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन है। इसे परमार शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण करवाया गया महाराणा कुंभा द्वारा 1452 में। बाकी का किला अब खंडर हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ जैन मंदिर स्थित है जहाँ पर दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं। और यहाँ खड़े होकर आप देखेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा आपके सामने नज़र आएगा। एक बहुत ही खूबसूरत सी झील, 3 भैंसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक छोटा सा महल और है जो कि आप देख सकते हैं। माउंट आबू को अर्धकाशी भी कहा गया है और माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव के छोटे बड़े मिलाकर 108 मंदिर हैं। यहाँ पास ही एक जैन तीर्थ स्थल है जो कि पुराने टाइम पर पिंगला रानी का महल हुआ करता था। अचलेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं वैक्स म्यूजियम के लिए, जो कि गुरु शिखर जाने वाले मार्ग पर ही पड़ता है। यहाँ वैक्स म्यूजियम के साथ 3D सिनेमा और हॉरर हाउस जैसी एक्टिविटीज़ का मज़ा भी आप ले सकते हैं। अगर आप वैक्स म्यूजियम देखते हैं तो इसका चार्ज है 150 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन ये चार्जेस इन फ्यूचर वेरी कर सकते हैं। दोस्तों इस म्यूज़ियम के बारे में मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगा। ये म्यूज़ियम है सेलिब्रिटीज़ के पुतलों का, यानी कि इस म्यूज़ियम का जो थीम है वो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे कोई बड़े योद्धा हो, चाहे कोई नेता हो। ऐसे लोग जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है और उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन हम लोग ले सकते हैं कि आखिर वो इतने बड़े मकाम तक कैसे पहुँचे। तो ये म्यूज़ियम आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल इंस्पिरेशन होने वाला है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, अपने किसी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, तो इन लोगों की स्टोरीज़ आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो चलिए यहाँ से ही शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें बड़े बड़े राजनेता नज़र आ रहे हैं। पहले तो हमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं। इनका ये वैक्स का पुतला है। वैक्स यानी कि कौन सा वैक्स की आप सोच रहे हैं? ये वही वैक्स है जो मोमबत्ती में यूज़ होता है, यानी कि जो हम मोमबत्ती में मोम यूज़ करते हैं उनके पुतले हैं ये, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे के वैसे बनाए हुए हैं। तो अब हमारे सामने है श्री जवाहरलाल नेहरू का ये पुतला जो कि मोम से बनाया गया है। ड्रेसिंग्स भी वैसी की वैसी की गई हैं जैसे कि वो पहना करते थे। अब यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो मोम के पुतले हैं कहीं बाहर से नहीं मंगाए जाते। ये यहाँ के जो ओनर है इस वैक्स म्यूज़ियम के, वो ही इन पुतलों को डिज़ाइन करते हैं, वो ही इन पुतलों को बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अब आगे चलें तो हमें जो वैक्स का पुतला नज़र आ रहा है वो है अब्राहम लिंकन का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के 16वें प्रेसिडेंट थे। इनकी हाइट थी 6.4 फीट और यहाँ से आप इनका चेहरा देखिए, चेहरा बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा ही है। जो लिबास, जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी वैसे के वैसे ही हैं। यहाँ आगे चलें तो हमारे भारत के 2 महान हस्ती यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक तो अन्ना हज़ारे, दूसरे महात्मा गांधी। अन्ना हज़ारे वो जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, खुद बैठे थे अनशन पर, और ये हैं महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इनका चेहरा हूबहू वैसा का वैसा ही बनाया गया है। तो ये हैं 2 महान हस्ती हमारे देश के। आगे चलें तो हमें जो वैक्स का पुतला नज़र आता है वो है भगत सिंह का, जो कि एक क्रांतिकारी थे। अब जो पुतला आपको नज़र आ रहा है वो है एंजेलिना जॉली का, जो कि हॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री हैं। इन्होंने कई सारे अवार्ड जीते हुए हैं और ये हॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हैं। एंजेलिना जॉली का ये पुतला बिल्कुल उन्हीं के जैसे दिखता है, चाहे उनका फेस हो चाहे उनका ड्रेसिंग सेंस।
अब यहाँ पर जो आपको पुतला दिख रहा है वो है चार्ली चैपलिन का। वैसे इनका पूरा नाम था चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, और यहाँ पर तो आप इन्हें तो जानते ही होंगे, मिस्टर बीन। बिल्कुल फेस वैसा का वैसे ही बनाया गया है, एक्सप्रेशंस देखिए बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। अब इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, जी हाँ, ये हैं जैक स्पैरो। लेकिन इनका असली नाम जैक स्पैरो नहीं है, इनका असली नाम है जॉनी डेप, जो कि एक अमेरिकन एक्टर हैं। इन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं, और जिस मूवी की वजह से इन्हें जाना जाता है वो है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। तो चलिए अब सभी जादू की छड़ी लेकर तैयार हो जाइए, हैरी पॉटर आ चुके हैं। एक्सपेक्टो पैट्रोनम। अगर आपने बचपन में हैरी पॉटर की मूवीज़ एंजॉय किया है तो आपको इस मूवमेंट में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। हैरी पॉटर ने हॉगवर्ड की शर्ट पहनी हुई है, देखें यहाँ पर लिखा है ग्रिफिंडोर, जैसे कि गरुड़ द्वार कहा जाता था, वो यहाँ पर इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वैसा के वैसे ही चश्मा है, हाथ में कोई जादू की बुक है, और देखिए पूरे के पूरा जो कॉस्ट्यूम है बिल्कुल वैसा के वैसे ही डिज़ाइन किया गया है। अब ये स्टैचू है रविंद्रनाथ टैगोर का, जो कि एक फेमस पोएट थे। इन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था। अब इस व्यक्ति के बारे में तो आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स में कई बार पढ़ा होगा। ये है हिटलर, जो कि जर्मनी का एक डिक्टेटर था, बहुत ही ज़्यादा क्रूर स्वभाव का ये व्यक्ति हिटलर। ये है मोहम्मद रफ़ी, एक इंडियन प्लेबैक सिंगर, जिनके गाने आपने अपने मम्मी पापा को कई बार सुनते हुए देखा होगा। तो चलिए अब स्टेयर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और स्टैचूज़ हैं जिन्हें हमें देखना ज़रूरी है। सबसे पहला स्टैचू जो हमारे सामने आता है वो है APJ अब्दुल कलाम का। ये है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एक ऐसे व्यक्ति जिनसे आप अपने जीवन में इंस्पिरेशन भर सकते हैं, अपने जीवन में मोटिवेशन ला सकते हैं। ये थे हमारे देश के पूर्व प्रेसिडेंट, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति। वैसे तो ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन इनकी मेहनत, इनकी लगन ने इन्हें इस मकाम तक पहुंचा दिया। अब ये स्टैचू है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का, द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। जो आज हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो इन्हीं की देन है। इन्होंने सबसे पहली बार टेलीफोन का आविष्कार किया, जिससे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बात की जा सकती थी, और उसी टेलीफोन को इनोवेट करते करते आज हमारे पास ये हैंड फ्री मोबाइल्स आ चुके हैं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा साइज़ का मोबाइल आज हम यूज़ कर पा रहे हैं। देखिए ये हैं महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन। वैसे इनके बारे में तो आप सब कुछ जानते ही होंगे। वैसे यहाँ देखिए इनका जो स्टैचू बनाया है बिल्कुल हूबहू इन्हीं के जैसा दिखता है। जो स्ट्रक्चर हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे ही हैं। इनकी ड्रेसिंग्स देखिए बिल्कुल इन्हीं के तरह बनाई गई हैं। ये है ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने इस दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। लेकिन बल्ब बनाने के लिए इन्हें 10,000 बार नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। 10,000 बार फेल होने के बावजूद भी ये उठ खड़े हुए और आखिरकार इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन इन्होंने कर ही डाला। इनके जीवन संघर्ष से आप भी प्रेरणा लीजिए और अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। अब इस वर्ल्ड कप को देखकर आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये हस्ती कौन हो सकती है। जी हाँ, ये हैं MS धोनी, एक महान क्रिकेटर। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ये हैं स्वामी विवेकानंद, एक इंडियन स्पिरिचुअल लीडर। इन्हों का एक सेंटेंस है जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, जो कि है उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल सेंटेंस है जो कि हम सभी को याद रखना चाहिए। अब ये हैं श्री श्री रवि शंकर जी। इनका ये पुतला बिल्कुल उन्हीं के जैसा दिखाई देता है। देखिए यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए। देखिए जो हेयर्स हैं, जो बियर्ड है, जो फेस कट है, बिल्कुल वैसा का वैसे ही बनाया गया है। जो कॉस्ट्यूम है, जो डिज़ाइन है, जो ड्रेसिंग है, आप देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। आप ऊपर से नीचे तक देखिए, यहाँ उंगलियों में भी देखिए जो वैक्स का बनाया गया है, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये वैक्स का है। ये है सात्य साई बाबा, लव ऑल सर्व ऑल का इनका नारा है। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम स्टैचूज़ यहाँ पर बनाए गए हैं। देखिए इन्हें भी आप सभी जानते होंगे। ये हैं योग गुरु बाबा रामदेव। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसे ही स्ट्रक्चर बनाया गया है। वो का वही यहाँ पर जो ड्रेसिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। हाथ और पैरों के स्ट्रक्चर्स आप देखिए बिल्कुल
वैक्स से बिल्कुल वैसे के वैसे ही बनाए गए हैं। अगला स्थान जो आप माउंट आबू में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर आप सफारी कर सकते हैं और कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स को देख सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि माउंट आबू की सफारी के दौरान हमें भालुओं की साइटिंग काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि माउंट आबू में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भालू पाए जाते हैं। माउंट आबू में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है देलवाड़ा का जैन मंदिर। इसे भी आपको यहाँ ज़रूर देखना चाहिए, इसकी कारीगरी देखने लायक है। लेकिन मंदिर के अंदर फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है, इस वजह से हम मंदिर को आपको अंदर से तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस जगह को ज़रूर देखें। इसका आर्किटेक्चर इतना बखूबी से तराशा गया है कि आपने शायद ऐसा मंदिर पहले नहीं देखा होगा। यहाँ पर आपको बहुत जगह मैजिक पेंसिल नज़र आएगी जो कि लगभग 10 साल चल जाती है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है, तो आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 जैन मंदिर नजर आएंगे, श्वेतांबर और दिगंबर। दोनों जैन मंदिर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जिस जैन मंदिर के बारे में मैंने अभी बात करी वो था श्वेतांबर जैन मंदिर, जहाँ पर बहुत सुंदर कारीगरी आपको देखने मिलेगी। जैन मंदिर के पास आपको कई सारे भोजनालय नज़र आते हैं, कई सारे रेस्टोरेंट्स नज़र आते हैं, जहाँ पर आपको सस्ते दामों पर फूड अवेलेबल होता है फुल डाइट प्लान के हिसाब से। यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी के फूड मिलते हैं, जैसे कि राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती या फिर साउथ इंडियन फूड अगर आपको चाहिए तो भी आपको यहाँ अवेलेबल होता है। अगला स्थान जो आप माउंट आबू में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है ट्रेवर्स टैंक। यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के जंगली जानवर देखने मिलते हैं। एक तरह से कहा जाए तो एक छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर अंदर एक टैंक है, एक तालाब है, जहाँ पर आपको मगरमच्छ तो बड़ी आसानी से दिख जाते हैं। जंगली जानवर दिखने में थोड़ा सा आपको मशक्कत हो सकती है, क्योंकि जंगली जानवर सुबह और शाम के टाइम पर आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर आप दिन के टाइम पे आते हैं तो शायद आपको यहाँ पर कोई जंगली जानवर दिखाई न दे। अब यहाँ की टिकट की अगर बात करें तो 75 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज है, यानी कि 75 रुपये पर पर्सन आपको देना होता है अंदर एंट्री के लिए। और अगर आप बाइक या स्कूटी है यहाँ पर लेके आते हैं, यानी कि कोई भी 2 पहिया वाहन अगर आप लेके आते हैं तो उसका चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो कि है 45 रुपीज़, यानी कि 45 रुपये। अगला स्थान जो हम माउंट आबू में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है अर्बुदा देवी मंदिर। इस मंदिर को 51 में से छठा शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु अर्बुदा देवी माता के दर्शन के लिए आते हैं। और आपको ये बात बता दें, अर्बुदा देवी का मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 365 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर जाना होता है। अगला स्थान जो हम माउंट आबू में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है ब्रह्म कुमारी यूनिवर्सल पीस हॉल, जहाँ पर आप मेडिटेशन के लिए, शांति के लिए जा सकते हैं। इसी के साथ माउंट आबू में एडवेंचर क्लब भी है, जहां पर आप डिफरेंट टाइप के एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। तो अब इन सभी स्थानों को देखने के बाद यदि आप माउंट आबू घूमने का विचार बना रहे हैं तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर आप माउंट आबू आना चाहते हैं तो आप कैसे आएंगे। यहाँ पर या तो आप रोडवेज बस से आ सकते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हो बस से आप आ सकते हैं, या फिर आप ट्रेन से यहाँ पर आ सकते हैं। ट्रेन माउंट आबू पे नहीं आती क्योंकि माउंट आबू पे कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन आबू रोड पर रेलवे स्टेशन है, वहां तक आप आ सकते हैं और फिर वहां से बस पकड़ के आप माउंट आबू आ सकते हैं। या फिर आप अपना पर्सनल व्हीकल कर सकते हैं, कोई भी किराए की गाड़ी या फिर कोई भी कैब वगैरह इस तरह की कर सकते हैं, जो कि आपको पूरी इस स्पॉट पे घुमा देगी। या फिर आप अपना खुद का व्हीकल यहाँ पर ला सकते हैं। एक और चीज है माउंट आबू के बारे में कि आप जैसे ही माउंट आबू आते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी चीज खरीदते हैं उसका थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होता है। जैसे कि कोई 15 रुपए की अगर मान लो लस्सी है जिसके ऊपर MRP लिखी है 15 रुपए, तो वो आपको मिलेगी 20 रुपए। कोई भी अगर 40 रुपए की कोई कोल्ड ड्रिंक है तो आपको मिलेगी 50 रुपए। यहाँ पर कुछ टैक्स है जो इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ एक इलाका है, तो यहाँ पर लाने का, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो लोग आपसे लेते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा जो खाना है वो यहाँ पर महंगा होता है। वैसे सस्ते में भी आपको लॉज या फिर होटल्स यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर आप ढूंढेंगे कई सारी धर्मशाला भी यहाँ पर हैं जहाँ पर आप ठहर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप माउंट आबू घूमना चाहते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कितना टाइम लगेगा। टाइम सिर्फ 1 दिन का। अगर आप अच्छे से भी घूमना चाहते हैं तो 1 दिन का टाइम में आप पूरा का पूरा माउंट आबू घूम सकते हैं, सारी जगह 1 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करना चाहते हैं या फिर शांति से रहना चाहते हैं तो भी आप यहाँ रह सकते हैं। काफ़ी होटल्स हैं, काफ़ी सारे रूम्स हैं जो कि आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो ये थी सारी ज़रूरी जानकारी माउंट आबू के बारे में।
जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी थी, ताकि अगर आप माउंट आबू आएँ तो आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर घूमने का अवसर मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।